हाय एवरीवन। आज हम इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 को देखेंगे कि किस तरह से 1861 इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि 1853 में बहुत सारे चेंजेस आए थे। हमने देखा था कि 1853 में कैसे 6 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें कमांडर इन चीफ होते थे और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते थे और 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर बनाए गए थे। और ये 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर मैंने बताया था आपको, बंगाल से, बॉम्बे से, ये सब रिप्रेजेंट करते थे और इनके द्वारा लेजिस्लेटिव फंक्शन किया जाता था। ठीक है? तो ये हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि किस तरह से ये लोग वर्क करते थे। आज पॉलिटिकल सीरीज का ये नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये मैंने समरी प्रोवाइड की है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रोविजन देख लेते हैं। देखो, पहली बात यहाँ बताई गई है कि जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन का कॉपरेशन, इंडियन के एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशिएंसी इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडियन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया। मगर आपको ये 1858 में नहीं दिखेगा। आपको 1858 में बस चेंजेस दिखेंगे। क्या चेंजेस दिखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो हैंडल किया जाएगा, वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। हमने देखा कि कैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिमूव कर दिया। ये सब चीजें हमने देखी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट इनेक्ट किए, 1861, 1892 और 1909। ठीक है? और 1861 का एक्ट कहलाया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों कहा गया इसे? वन ऑफ द मेन रीजन था इसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहने के पीछे, क्योंकि ब्रिटेन में जो काउंसिल थी, वो इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती थी और इंट्रोड्यूस करने के बाद लॉ में जो तब्दीली होती थी, जो प्रोविजन होते थे, वो हमें यहाँ देखने को मिलते थे। तो ये एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री का, मतलब, चेंजेस थे इसमें। ठीक है? अब इसमें फीचर देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या चेंजेस किए गए। देखो, इंडियन का एसोसिएशन स्टार्ट किया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। वॉइस रॉय ने नॉमिनेट किए कुछ इंडियन मेंबर्स। आप जानते हैं नॉमिनेशन में कौन नॉमिनेट किया गया इंडियन, जो है, देखो, राजा ऑफ बनारस। ये आपको याद रखना है, ये फालतू में नहीं बोल रहा हूँ। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन लोगों को नॉमिनेट किया। देखो, कुछ चीजें हम लोग यहाँ जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको चार्टर एक्ट 1853 से रिवाइज करवाता हूँ। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल है, उसकी 6 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। हमने बताया कि किस तरह से उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ उससे रिलेटेड एक लॉर्ड मैकॉले को 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक देखो, एक तो हो गई उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्लस एक कमांडर इन चीफ, एक ये विंग हो गई। एक विंग हो गई लेजिस्लेटिव काउंसलर, जो अपॉइंट किए गए थे बंगाल उंगाल के द्वारा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1853 में एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या चेंजेस आए। ठीक है? मगर क्या हुआ 1858 में, अगर आप देखेंगे, तो यही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसकी उपाधि चेंज कर दी गई। क्या किया गया? 1858 के एक्ट में क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जगह वाइस रॉय आ गया। ठीक है? ये वाइस रॉय आ गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए। देखो, यही रही एग्जीक्यूटिव काउंसिल, भी यही रही, कमांडर इन चीफ भी यही पोस्ट रही और लेजिस्लेटिव काउंसलर भी यही रहे, और ये सब मिलकर एक मिनी पार्लियामेंट की तरह एक लॉ बनाते थे। अब क्या हुआ 1861 में? 1861 में क्या हुआ, जो लेजिस्लेटिव काउंसलर है, इसको रिमूव कर दिया गया। अब 1861 देखो, 1861 में क्या हुआ कि जो ये तुम्हारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऐसे ही रही और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर को बढ़ा दिया गया, 6 कर दिया गया। ठीक है? फिर दूसरी चीज क्या की गई, एडिशनल मेंबर अपॉइंट किए गए। जो यहाँ पर लिखा है, ये नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर, ये यही है, एडिशनल मेंबर अपॉइंट किए गए और लेजिस्लेटिव की पोस्ट को
रिमूव कर दिया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसलर थे इसको हटा दिया गया। थोड़ा इसको टफ है समझना, आई एक्सेप्ट दैट, मगर आप, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को रिवाइज़ करके ये चीज़ पूरी समझ लेंगे। मैंने बताया किस तरह से चार्टर एक्ट 1853 में जो चेंजेस थे वो किए गए, 1858 में कुछ चेंज नहीं किए गए, केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसरॉय की पोस्ट आ गई। अब 1868 में क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव और वाइसरॉय उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, फिर एडिशनल मेंबर आए। देखो एक बार इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। देखो ऐसे, ये देखो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, प्लस ये जो तुम्हारे हो गए एडिशनल मेंबर हो गए। अब यहाँ एग्जीक्यूटिव पे ये वाइस रॉय है, और वाइस रॉय की ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है 6 मेंबर की, ठीक है, ये लिख लिया। अब एडिशनल मेंबर कितने अपॉइंट कर सकते थे, एडिशनल मेंबर 6 से 12 तक अपॉइंट कर सकते थे। अब ये एडिशनल मेंबर क्या होते थे, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल होते थे। ऑफिशियल क्या होते थे, जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज से आए हैं और आर्मी में है। और नॉन ऑफिशियल क्या होते थे, नॉमिनेट किए जाते थे। नॉमिनेट मतलब क्या हो गया कि उन्हें पब्लिक के द्वारा इनेक्ट नहीं किया जाता था, उन्हें नॉमिनेट किया जाता था। मैंने एक एक चीज आपको बता दी, ठीक है, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल बता दिया, एडिशनल मेंबर बता दिया, और जो 3 एडिशनल मेंबर नॉमिनेट किए गए थे मैंने बताया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीजें देखी कि किस तरह से 1853 से लेकर 1861 तक सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या-क्या चेंजेस आए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देख लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। भाई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट ना समझो मगर मैं तो कहूंगा क्या होता है। हम जानते हैं किस तरह से 1773 से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीट छीन ली गई 1833 में। अब क्या हुआ, 1861 में क्या किया, मद्रास और बॉम्बे को लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई। क्या मतलब कि वो अब अपना लॉ बना सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ देखो मैंने बताया ये रीच्ड हो गया था, क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था सेंट्रलाइजेशन 1833 तक, और डिसेंट्रलाइजेशन 1861 में स्टार्ट हुआ, और 1937 में इंटरनल ऑटोनॉमी स्टेट्स को या प्रिंसली स्टेट्स को मिली। तो ये चीज आपको याद रखना, दो चीजें मैंने डिस्कस की आपसे। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी, वाह। अब वही तो जानते ही हैं हम, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ थी, बॉम्बे में थी, बंगाल में थी, मद्रास में थी। अब न्यू लेजिस्लेटिव कहाँ बनाई गई, अभी देखो एक बंगाल में फिर बनाई गई, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में बनाई गई, और पंजाब में बनाई गई। तो इस तरह से 6 जगह और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और उन्हें एक्सपेंड किया गया। अब जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उसको इस एक्ट में रिकॉग्नाइज कर लिया गया वाइसरॉय के द्वारा। अब पोर्टफोलियो सिस्टम समझ लो क्या होता है, मान लो ये कोई वाइसरॉय है, इसके पास सारे लॉ के लिए हस्ताक्षर करने की, उसे इम्प्लीमेंट करने की, उसको रेगुलेट करने की इजाजत है, मगर वाइसरॉय ने कहा बहुत ज्यादा काम है, मैं पोर्टफोलियो सिस्टम बना देता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर अलग, लॉ मिनिस्टर अलग, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अलग। तो इस तरह से इनको साइन करने की, इनको इम्प्लीमेंट करने की इन्हें इजाजत दी। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम फर्स्ट टाइम 1861 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, मगर इसको लाने वाले लॉर्ड कैनिंग थे। आपको ये याद रखना ही रखना है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है? कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ छूट रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। नो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ऑर्डिनेंस लो, ऑर्डिनेंस भी इसमें फर्स्ट टाइम आया। क्या होता था, वाइसरॉय के पास पहले ही वीटो पावर बहुत थी। अब क्या है, वाइसरॉय मान लो खुश नहीं है किसी एक्ट से। अब इमरजेंसी की सिचुएशन में मान लो इंडिया में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। अब इस केस में एक लॉ लाए, उस लॉ को इमरजेंसी केस में ऑर्डिनेंस कहते हैं। अब ये ऑर्डिनेंस कितने 6 महीने तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर आपको पार्लियामेंट से जाकर या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ से इजाज़त लेना पड़ेगी। तो मैंने आपको समराइज़ कर देता हूँ क्या-क्या डिस्कस किया। लेजिस्लेटिव पावर रीइंट्रोड्यूस हुई मद्रास और बॉम्बे की, डिसेंट्रलाइज़ेशन 1861 से स्टार्ट हुआ, गवर्नर जनरल की काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर आए, ऑर्डिनेंस पावर मिली, ये सब चीज़ें हमने देखी। अब एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवांस क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगाकर बनाया गया, आपको बुरा भी लग सकता है। अगर आपको बुरा लगा तब भी क्रिटिसाइज़ कीजिए कमेंट में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर की आउटकम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861,
भाई की आउटकम क्या थे 1861 के? पहला, इट इनिशिएटेड the process of decentralization by restoring legislative power of Bombay and Madras presidency। बिल्कुल सही, 10 बार मैंने इस पे जोर दे दिया बार बार। इट प्रोवाइड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियन एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि नॉन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है। इट क्रिएटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर ऑल प्रोविंसेस। देखो एक्सेप्शनल वर्ड आ गया, ऑल। आप कभी भी ऑल आए, मेजर आए, एक्सक्लूजन आए, मेजोरिटी आए, ये वर्ड पे बहुत ध्यान देंगे, ठीक है? तो ये गलत है। 6 जगह केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस। हमने डिस्कस किया किस तरह से ऑर्डिनेंस इशू किया जाता था, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट बिल्कुल ठीक है। 1, 2 एंड 4 बिल्कुल राइट पॉइंट है, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर पूरा आर्टिकल, मतलब सॉरी, पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इजी लग सकता है क्योंकि अभी लेक्चर खत्म हुआ है। अगर इसी को मैं एक हफ्ते बाद डिस्कस करूंगा, 110% न्यू बच्चे जिनकी रिवीजन है 10-10 बार, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, न्यू बच्चे भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ कैसे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को इंक्लूड किया। अब ये इनकरेक्ट था। तीसरा, नो ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर क्रिएटेड। चौथा, हमने देखा था गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस इशू करता था, 6 महीने के लिए वैलिड होता था। सब चीजें मैंने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्सन एंड रीजन। बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इजी लगते हैं तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, मगर रिसोर्सेस की कमी की वजह से जो है बहुत टाइम भी लगता है चीज़ों में, ठीक है? तो एजर्सन क्या है? एजर्सन का मतलब है ये बता रहा है क्या चीज़ है और उसका रीज़न नीचे दिया है, इस कारण से ये हुआ। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन गवर्नेंस। बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा? इंडियन काउंसिल 1861 जो था वो टर्निंग पॉइंट था ब्रिटिश पॉलिसी में, जिसमें इंडियंस को इंक्लूड किया गवर्नेंस प्रोसेस में। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। रीजन क्या था? द एक्ट अलाउ इनेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू ज्वाइन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल गलत। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कोई जिक्र ही नहीं था, तो इस तरह से सी क्लियर हो गया। रीजन देखो, देयर इज नो इलेक्शन प्रोसेस, कह रहा कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं थी, ठीक है? तो ये हमने पूरा एक्ट 1861 डिस्कस किया, समरी भी दी आपको। कोई दिक्कत है प्लीज सजेस्ट कीजिए। कोई अच्छी बात लगी हो तो कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बार बार देखिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।